नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे निर्भया कांड की। दरअसल आज निर्भया कांड की 8वीं बरसी है। इस मौके पर पूरा देश निर्भया को याद कर रहा है। लेकिन क्या इन 8 सालों में कुछ बदला है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। तो आज निर्भया कांड की 8वीं बरसी है, लेकिन क्या इन 8 सालों में देश में कुछ बदला है? हाँ, निर्भया के गुनहगारों को फांसी के फंदे पर जरूर लटका दिया गया है, लेकिन क्या सचमुच निर्भया को इंसाफ मिल चुका है? दोषियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए उसकी मां ने एक जटिल कानूनी लड़ाई लड़ी। 16 दिसंबर 2012 को उसके साथ जिन दरिंदों ने बलात्कार किया था, उसे मरने के लिए छोड़ गए, वो आखिरकार फांसी के फंदे पर झूल गए हैं। निर्भया तो बहादुर थी, आखिरी सांस तक लड़ी, मगर होने को शायद यह मंजूर नहीं था कि वो अपनी आंखों से दरिंदों को फांसी चढ़ते देख पाती। उसने वारदात के 15 दिन बाद दम तोड़ दिया था, जब उसके गुनहगारों को अब फांसी हो गई है। तो लेकिन अपने आप में बड़ा सवाल यह है कि क्या सचमुच निर्भया को इंसाफ मिल गया है? क्या जो गुनहगार हैं उनके फांसी चढ़ने भर से निर्भया को इंसाफ मिल गया है? एक मामले में चलिए, निर्भया के साथ जो हुआ था, उसके दोषियों को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी उस दौरान आपको याद होगा किस तरह से देश में मशाल जुलूस निकले थे, किस तरह से दिल्ली में पूरे देश भर से लोगों ने आकर के प्रदर्शन किया था, कैंडल मार्च किया था। जो दुष्कर्म के मामले सामने आते हैं उनके खिलाफ देश में एक लहर सी देखने को मिली थी। लोग बड़ी तादाद में इकट्ठे हुए थे और हर कोई कानून में बदलाव की मांग उस वक्त कर रहा था। लेकिन इन 8 सालों में कानूनों में बदलाव भी देखने को मिला, लेकिन क्या सचमुच निर्भया को इंसाफ मिला? क्योंकि यह सवाल इसलिए उठ रहा है, आज भी देश में दुष्कर्म के मामले लगातार आज भी इस तरह के मामले देश भर से सामने आ रहे हैं। और जब इस तरह के मामले सामने आते हैं तो ये अपने आप में कई सवाल खड़े करते हैं। चलिए, हमने आपने मिलकर के जुलूस निकाल लिया, धरना प्रदर्शन कर लिया, कैंडल मार्च निकाल लिया, लेकिन उन सब का क्या फायदा जब इस तरह के मामलों पर अभी भी अंकुश नहीं लग पाया है। सरकार भी अपनी तरफ से तमाम कवायदें कर रही है, सरकार ने कानून को थोड़ा बहुत कठोर कर दिया, लेकिन इसके बावजूद भी जरूरत मानसिकता को बदलने की है, उन लोगों की मानसिकता को बदलने की है जिनके मन में इस तरह के बुरे विचार आते हैं। तो अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि उस दिशा में सरकार क्या कुछ कदम उठाती है, क्योंकि जिस दिन देश में दुष्कर्म की वारदातें होनी बंद हो जाएंगी, वो दिन असल मायनों में निर्भया को सचमुच इंसाफ मिलेगा। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध को 50 साल हो चुके हैं। आपको बता दें कि इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मशाल जलाई है। आपको बता दें कि 50 साल पहले आज ही के दिन भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। तो 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के 50 साल पूरा होने के मौके पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल वॉर मेमोरियल पर वो पहुंचे और उन्होंने वहां पर स्वर्णिम विजय मशाल जलाई है। ये मशालें देश के अलग अलग कोनों के साथ साथ बांग्लादेश में भी जाएंगी। पीएम मोदी के साथ नेशनल वॉर मेमोरियल में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीडीएस विपिन रावत भी शामिल थे। पीएम मोदी ने यहां 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में शहीद हुए जवानों को भी याद किया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन वीर जवानों को याद किया है जो 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान शहीद हुए थे। आपको बता दें कि आज भारत पाकिस्तान युद्ध के 50 साल पूरे हो चुके हैं और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजय मशाल प्रज्वलित की है, जो देश के अलग अलग कोनों के साथ साथ बांग्लादेश में भी जाएगी। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर सभी पार्टियां जोर आजमाइश करती हुई नजर आ रही हैं। और आपको बता दें कि बीजेपी ने तो वहां पर जो ममता के गढ़ में सेंधमारी के लिए है, पूरी तरह से चाक चौबंद तैयारियां कर ली हैं। लेकिन यहां पर बीजेपी को ममता के गढ़ में फायदा मिलता भी नजर आ रहा है और यह फायदा कोई और नहीं बल्कि ओवैसी पहुंचा रहे हैं, यह कहना है ममता बनर्जी का। तो बिहार विधानसभा चुनावों के बाद
अब 2021 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी इस चुनाव में पूरी ताकत झोंक रही है। कुछ दिन पहले हैदराबाद में हुए निकाय चुनाव में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया। इसको देखते हुए ये चुनाव और भी दिलचस्प होते नजर आ रहे हैं। बीजेपी काफी पहले ही चुनावी जमीन तैयार करने में जुटी हुई थी। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने अब एआईएमआईएम पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बंगाल में बीजेपी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी जरूर कर रही है, पार्टी इसके लिए तैयार भी है, लेकिन आपको बता दें ओवैसी पर ममता बनर्जी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। ममता ने कहा है कि बीजेपी एआईएमआईएम को पैसे देकर अल्पसंख्यक वोट बंटवा रही है। ममता बनर्जी ने बंगाल के जलपाईगुड़ी में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, अल्पसंख्यकों के वोटों को विभाजित करने के लिए उन्होंने बीजेपी ने हैदराबाद की एक पार्टी यानी कि एआईएमआईएम को पकड़ा है। बीजेपी उन्हें पैसे देती है और वो वोट बांटने का काम करते हैं। बिहार चुनाव में भी यही देखने को मिला था। तो आपको बता दें, लगातार ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम पर बीजेपी की बी पार्टी होने के आरोप भी लगते रहे हैं। बिहार चुनाव के दौरान भी असदुद्दीन ओवैसी महागठबंधन का खेल बिगाड़ते हुए नजर आए थे। आपको याद होगा, बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने 20 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिनमें से 5 सीटों पर उनके उम्मीदवारों को जीत भी मिली थी। उसके बाद कई सीटें ऐसी भी थी जहां पर ओवैसी की पार्टी ने महागठबंधन का खेल बिगाड़ दिया था। और अब बारी पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव की है। पश्चिम बंगाल के अगर विधानसभा चुनाव की बात करें तो वहां पर 27% आबादी मुस्लिम है और जो ओवैसी हैं उनकी नजर इन्हीं वोट बैंक पर रहेगी। हालांकि टीएमसी लगातार ये भी कहती आ रही है कि जो बांग्ला मुसलमान है वो जानता है कि उनके सच्चे साथी कौन हैं और वो टीएमसी को ही वोट देंगे, लेकिन इसके बावजूद ममता बनर्जी ने आरोप भी लगाए हैं। साफ तौर पर कहा है कि ओवैसी जो मुस्लिम वोट है उनको काट करके बीजेपी को फायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि जो 120 सीटें पश्चिम बंगाल की हैं उन पर ओवैसी ने चुनाव लड़ने की बात कही है। साफ तौर पर कहा है कि जो उनकी पार्टी है वो 120 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और इसका कितना नुकसान टीएमसी को होता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि लगातार इस तरह की बातें सामने आ रही हैं कि ओवैसी के पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ने से बीजेपी को थोड़ी बहुत राहत मिलेगी और जो ममता बनर्जी हैं उनकी पार्टी टीएमसी को यहां पर नुकसान उठाना पड़ सकता है। कृषि कानूनों को लेकर सरकार और किसानों के बीच तकरार खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। लगातार किसान सरकार से तीनों कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। वहीं सरकार भी संशोधन करने की बात कर रही है। सरकार भी साफ तौर पर कह रही है कि वो कृषि कानून वापस नहीं लेगी। तो अब कुल मिलाकर पूरे मामले को लेकर जो सरगर्मी है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो कृषि कानूनों को लेकर किसानों और केंद्र सरकार में गतिरोध जारी है। किसान जहां अपनी मांगों पर अड़े हैं तो वहीं सरकार भी साफ कर चुकी है कि कानून किसी भी कीमत पर वापस नहीं होगा। दिल्ली बॉर्डर पर 20 दिनों से डेरा डाले किसानों और सरकार की इस जंग में बुधवार का दिन यानी कि आज का दिन काफी अहम हो सकता है। आज का दिन इसलिए अहम हो सकता है क्योंकि बॉर्डर पर किसान टिकेंगे या नहीं या उन्हें कहीं और भेजा जाएगा, इस पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। दरअसल कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली बॉर्डर पर हो रहे किसानों के आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। कोर्ट बुधवार को मामले की सुनवाई करेगा। चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े, जस्टिस ए.एस. बोपन्ना और जस्टिस वी. राम सुब्रमण्यम की बेंच सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट में किसान आंदोलन से जुड़ी अब तक 3 याचिकाएं दाखिल की गई हैं। याचिका में दिल्ली बॉर्डर से किसानों को हटाने की मांग की गई है। कहा गया है कि लोगों के इकट्ठा होने से कोरोना के संक्रमण का खतरा बढ़ेगा। याचिका में आगे कहा गया है कि लोगों को हटाना आवश्यक है क्योंकि इससे सड़कें ब्लॉक हो रही हैं, इमरजेंसी और मेडिकल सर्विस भी बाधित हो रही है। ये याचिका कानून की पढ़ाई कर रहे ऋषभ शर्मा ने दायर की है। अर्जी में आगे कहा गया है कि प्रदर्शनकारियों को सरकार द्वारा आवंटित तय स्थान पर स्थानांतरित किया जाना चाहिए। प्रदर्शन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और मास्क का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। किसानों से जुड़ी एक और याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। अर्जी में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को किसानों की मांग पर विचार करने का निर्देश दे। याचिका में एनएचआरसी से किसानों पर हमले के संबंध में मानव अधिकार उल्लंघन से जुड़ी
जांच रिपोर्ट सौंपने का भी निर्देश दिया गया है। बता दें कि दिल्ली बॉर्डर पर कृषि कानूनों के खिलाफ 20 दिन से किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। कृषि कानूनों की वापसी को लेकर किसान अड़े हुए हैं तो सरकार संशोधन का प्रस्ताव दे रही है। किसान लगातार सरकार के प्रस्ताव को ठुकरा रहे हैं, साथ ही वो अपने आंदोलन को भी गति दे रहे हैं। किसानों ने बुधवार को दिल्ली नोएडा को जोड़ने वाले चिल्ला बॉर्डर को ब्लॉक करने का भी ऐलान किया है। तो सरकार और किसानों के बीच तकरार खत्म नहीं हो रही है और इस बीच जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मसले पर क्या कुछ फैसला देगा वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि क्या किसान दिल्ली के बॉर्डर इलाकों पर टिकेंगे या नहीं टिकेंगे ये जानने वाली बात होगी। साथ ही देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला क्यों देता है, क्योंकि इसके बाद अगर किसानों को हटाने के लिए कहा जाता है तो फिर किसानों का आंदोलन धीमा हो जाएगा और जिससे सरकार एक बार फिर से फ्रंट फुट पर आ जाएगी। और संशोधन की अगर बात करें तो संशोधन के लिए सरकार तैयार है, लेकिन फिलहाल सरकार की मंशा की अगर बात करें तो वो कानून वापस लेने की नहीं दिख रही है। वहीं किसान लगातार कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो अहम हो जाता है। अगर सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में ये कह देता है कि कोरोना महामारी का दंश पूरा देश झेल रहा है, ऐसे में किसानों को दिल्ली बॉर्डर पर इकट्ठा नहीं होना चाहिए और जो कोरोना गाइडलाइन है उनका पालन करना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना चाहिए, तो फिर किसानों को वहां से हटना पड़ सकता है। और इसका सीधा अगर किसान वहां से हटते हैं तो इसका सीधा असर किसान आंदोलन पर पड़ेगा। वैसे ही किसानों की लड़ाई अगर एक तरह से देखें तो कमजोर होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कई किसान संगठन सरकार का समर्थन करने की बात भी कह चुके हैं। विभिन्न राज्यों के करीब 10 किसान संगठन सरकार से मुलाकात कर चुके हैं, साफ तौर पर कहा है कि वो अपना समर्थन सरकार को देंगे, वो कृषि कानूनों में जो सरकार लेकर आई है उसमें सरकार के साथ हैं। तो ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि ये जो पूरा मामला है वो कहां पर जाकर थमता है, क्योंकि सरकार भी अपनी तरफ से तमाम कोशिशें किसानों को मनाने के लिए कर रही है। एक और जहां किसानों को इसके फायदे बताए जा रहे हैं कृषि कानूनों के, उसके अलावा जो विभिन्न राज्य हैं उनमें जो बीजेपी पार्टी है उसके बड़े नेता लगातार किसानों के बीच पहुंचकर किसान कानून के जो खेती कानून है उनके फायदे बताने की कोशिश करते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर आज नजरें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रहेंगी। सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में क्या कुछ कहता है ये देखना दिलचस्प रहेगा। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की तबीयत में बिगड़ गई है। आपको बता दें कि जो अनिल विज हैं उनकी तबीयत में बिगाड़ देखने को मिला है और जिसके बाद उन्हें मेदांता अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो कोरोना संक्रमित होने से हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई है। उन्हें पीजीआई रोहतक से गुरुग्राम की मेदांता हॉस्पिटल भेजा गया है। वो रात करीब 9 बजे मेदांता लाए गए। इससे पहले अंबाला हॉस्पिटल से उन्हें पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया गया था। अनिल विज के फेफड़े में इन्फेक्शन है। बता दें कि 20 नवंबर को अनिल विज ने कोरोना की कोवैक्सीन की पहली डोज लगवाई थी। 5 दिसंबर को उन्होंने ट्वीट कहा था कि वे वैक्सीन लेने के बाद भी कोरोना पॉजिटिव हो गए। इसके बाद इस मामले में स्वास्थ्य मंत्री को सफाई देनी पड़ी थी। अनिल विज को भारत बायोटेक और आईसीएमआर की ओर से विकसित की जा रही कोवैक्सीन की डोज दी गई थी। बाद में खुद अनिल विज ने कहा था कि डॉक्टरों ने उन्हें पहले ही बता दिया था कि कोरोना की वैक्सीन दूसरा डोज लेने के लगभग 14 दिन बाद से काम करेगा। तो अब अनिल विज की तबीयत बिगड़ गई है। आपको बता दें कि उन्हें मेदांता हॉस्पिटल में भेज दिया गया है। रात को करीब 9 बजे अनिल विज को मेदांता हॉस्पिटल में लाया गया है और उनके फेफड़े में इन्फेक्शन की शिकायत यहां पर सामने आ रही है। अब लगातार जो डॉक्टरों की टीम है उनके स्वास्थ्य की जांच कर रही है। आपको बता दें कि इससे पहले भी उनमें एडवांस कोरोना इससे पहले भी जब उनकी तबीयत खराब हुई थी तो उन्हें पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया गया था। इससे पहले उनका इलाज तो कोरोना संक्रमित होने से हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई है। उन्हें पीजीआई रोहतक से गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल भेजा गया है। रात के करीब 9 बजे उन्हें मेदांता लाया गया है। इससे पहले अंबाला हॉस्पिटल से उन्हें पीजीआई रोहतक रेफर किया गया था। आपको बता दें कि कोवैक्सीन का टीका लगने के बाद भी वो कोरोना
पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद अब उनकी तबीयत में सुधार के बजाय बिगड़ती हुई उनकी तबीयत नजर आ रही है। उत्तर भारत में सर्दी का सितम देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से जो मैदानी इलाके हैं वहां पर भी ठंड बढ़ गई है, जिसकी वजह से जो आम लोग हैं उन्हें खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो देश का मौसम लगातार करवट बदल रहा है। उत्तर भारत में लगातार सर्द हवाएं चल रही हैं, जिसके कारण ठंड में और ज्यादा इजाफा हो रहा है। इसके अलावा देश में कई जगहों पर बर्फबारी भी देखने को मिल रही है, तो कहीं घना कोहरा भी देखा जा रहा है। उत्तर भारत के कई हिस्सों में मंगलवार को ठंड बढ़ गई है और कई राज्यों में घना कोहरा छाया रहा, जबकि दिल्ली में इस मौसम का अब तक का सबसे कम न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। तो वहीं कश्मीर में रात का तापमान शून्य से नीचे चला गया। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में घना कोहरा छाया रहा। उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर हल्की बारिश भी हुई है, जबकि हरियाणा और पंजाब में तापमान सामान्य से नीचे चला गया है। तो उत्तर भारत में पारा दिन ब दिन गिरता जा रहा है। आपको बता दें कि लगातार ठंड यहां पर बढ़ रही है और बढ़ती ठंड ठिठुरन लेकर आई है, जिसकी वजह से जो लोग हैं उन्हें खासी दिक्कतों का यहां पर सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर लगातार बर्फबारी देखने को मिल रही है, कई इलाकों में बारिश भी हो रही है। और अब ऐसे में जो दिल्ली का तापमान है, अगर बात दिल्ली की करें तो दिल्ली में तापमान गिरता हुआ नजर आ रहा है। सुबह के वक्त जो दिल्ली एनसीआर के इलाके हैं खासतौर पर, वहां पर ठंड का प्रकोप बढ़ने लगा है और जो धुंध के कारण वाहन चालकों को भी दिक्कतों का यहां पर सामना करना पड़ रहा है। कुल मिलाकर हवा का बहाव भी काफी तेज हो गया है। और आपको बता दें, इन सब के बीच दिल्ली वासियों के लिए अच्छी खबर यह है कि प्रदूषण से फिलहाल दिल्ली को निजात मिलती दिख रही है। जो प्रदूषण लगातार गंभीर श्रेणी में बना हुआ था वो अब खतरे से नीचे पहुंच चुका है और अब ऐसे में जो दिल्ली वालों की सांसों पर लगातार संकट आया हुआ था उससे दिल्ली वालों को निजात मिलती हुई यहां पर दिख रही है। और अब आपको बता दें कि जो ठंड का प्रकोप है वो आगे भी कई दिनों तक यूं ही जारी रहने की उम्मीद जताई गई है। पश्चिम बंगाल में चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। सभी पार्टियां पूरी जोर आजमाइश कर रही हैं। बीजेपी ने तो पूरी ताकत झोंक दी है। जो बीजेपी के केंद्रीय लेवल के मंत्री हैं वो लगातार वहां पर रैलियां कर रहे हैं। और इस बीच आपको बता दें कि अब चुनाव आयोग ने भी चुनाव कराने को लेकर कमर कस ली है। तो पश्चिम बंगाल में मचे राजनीतिक घमासान के बीच केंद्रीय चुनाव आयोग आज 3 दिन के दौरे पर बंगाल में आ रहा है। चुनाव उपायुक्त सुदीप जैन, जिन पर बंगाल में चुनाव कराने की जिम्मेदारी है, उनके साथ इलेक्शन कमीशन के एक अफसर बंगाल का दौरा करेंगे। राज्य में अशांति, हिंसा और कानून व्यवस्था को लेकर तरह तरह के आरोप हर रोज बीजेपी द्वारा लगाए जा रहे हैं। ये सारे आरोप कितने गंभीर हैं, केंद्रीय चुनाव आयोग ये समझाने की कोशिश कर रहा है। चुनाव उपायुक्त सुदीप जैन अलग अलग जिलों से आई पुलिस रिपोर्ट और जिलों में चुनाव कराने के लिए जो अफसरों को नियुक्त की गई है उनकी पिछले कुछ हफ्तों की रिपोर्ट्स का आकलन करेंगे। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जैन गुरुवार सुबह मध्य कोलकाता के एक 5 स्टार होटल में प्रेसिडेंसी, बर्धमान और मेदिनीपुर डिवीजन के 14 जिलों के डीईओ, डीएम, पुलिस सुपर और पुलिस कमिश्नरों के साथ बैठक करेंगे। तो पश्चिम बंगाल में चुनावी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। अगले साल चुनाव होने हैं। बीजेपी ममता के गले में सेंधमारी के लिए पूरी जोर आजमाइश कर रही है और इस बीच सबसे ज्यादा नजरें रहेंगी चुनाव आयोग पर। चुनाव आयोग किस तरह से यहां पर चुनाव करवाता है, क्योंकि लगातार जो चुनाव आयोग है उसकी जिम्मेदारी इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि यहां पर लगातार एक दूसरे पर हमले की खबरें सामने आ रही हैं। आपको याद होगा जेपी नड्डा जब पश्चिम बंगाल के दौरे पर थे तो उनके काफिले पर हमला हुआ था, जिसमें कैलाश विजयवर्गीय जो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं उनके हाथ में लिगामेंट फ्रैक्चर हो गया था। और जो आरोप है वो लगा था टीएमसी कार्यकर्ताओं पर। लगातार बीजेपी कानून व्यवस्था को लेकर के वहां पर सवाल उठाती रही है और ऐसे में चुनाव आयोग की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं कि किस तरह से पश्चिम बंगाल में इन सब घटनाओं के बीच में अब शांतिपूर्वक चुनाव करवाने हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जब
वहां पर जो चुनाव आयोग के अधिकारी हैं वो बैठक करेंगे, तो उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है, चुनाव को लेकर के किस तरह की रणनीतियां बनाई जाती हैं और जो इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं उन पर अंकुश लगता है या फिर नहीं लगता है। तो कुल मिलाकर नजरें अब 2021 में बंगाल के विधानसभा चुनावों पर रहेंगी। ये तो अपने आप में बड़ा सवाल है कि क्या बीजेपी ममता के गले में सेंधमारी कर पाएगी, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह है कि चुनाव आयोग कैसे वहां पर शांतिपूर्वक चुनाव करवाता है, क्योंकि लगातार वहां पर हिंसा की घटनाएं सामने आ रही हैं। और आपको बता दें कि जब जेपी नड्डा के काफिले पर हमले के बाद एक बार फिर जो बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ था और उसमें एक बीजेपी कार्यकर्ता की मौत की खबर भी सामने आई थी और सीधा सीधा आरोप टीएमसी पर लगा था। हालांकि टीएमसी जो है लगातार वो बीजेपी पर नौटंकी करने का आरोप लगाती रही है। तो ऐसे में अब कुल मिलाकर नजरें चुनाव आयोग पर टिकी हैं। चुनाव आयोग इस तरह की घटनाओं के बीच में क्या कुछ वहां पर तैयारियां करता है और चुनाव किस तरह से पश्चिम बंगाल में देखने को मिलते हैं। कोरोना वायरस महामारी और कृषि कानूनों को लेकर आंदोलन के बीच अब संसद का नया सत्र जल्द ही शुरू हो सकता है। इस सत्र पर सभी की नजरें रहेंगी क्योंकि कोरोना महामारी के बाद ये पहला सत्र होगा और इस सत्र में क्या कुछ खास होगा उस पर भी सबकी नजरें रहेंगी। साथ ही आपको बता दें कि किसान आंदोलन का इस पर कितना असर पड़ता है वो भी देखने वाली बात होगी। तो कोरोना वायरस महामारी और कृषि कानून को लेकर जारी किसानों के आंदोलन के बीच संसद सत्र जल्द ही शुरू हो सकता है। केंद्रीय संसदीय मंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी को लिखे पत्र के मुताबिक सरकार जनवरी से बजट सत्र की शुरुआत कर सकती है। आपको बता दें कि कोरोना संकट के कारण इस बार संसद के शीतकालीन सत्र का आयोजन नहीं हो पाया था। ऐसे लंबे समय बाद हुआ है जब संसद का सत्र नहीं हो पाया था। इस मामले को लेकर पिछले दिनों लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने संसदीय मंत्री को पत्र लिखा था। संसदीय मंत्री जोशी ने कांग्रेस नेता अधीर रंजन को लिखे पत्र में कहा है कि कोरोना संकट के कारण इस बार सितंबर में मानसून सत्र आयोजित नहीं किया गया था। इसमें काफी सावधानी बरती गई थी। मानसून सत्र में कुल 27 विधेयकों को पास किया गया था। बता दें कि बजट सत्र अक्सर जनवरी के आखिर में शुरू होता है। जोशी ने लिखा है कि सर्दी का मौसम कोरोना संकट के कारण काफी अहम होता है और दिल्ली में लगातार मामले बढ़े हैं। फिलहाल दिसंबर आधा बीत चुका है और जल्द ही कोरोना वैक्सीन मिलने की उम्मीद है। ऐसे में मैंने कई फ्लोर लीडर से संपर्क किया है और उनसे शीतकालीन सत्र पर बात की है। संसद का शीतकालीन सत्र न बुलाने को अपने पत्र पर केंद्रीय संसदीय मामलों के मंत्री ने कांग्रेस नेता चौधरी ने कहा, विभिन्न राजनीतिक पार्टी के नेताओं ने महामारी के साथ साथ शीतकालीन सत्र आयोजित करने को लेकर अपनी चिंता जाहिर की थी। जनवरी बजट सत्र 2021 के लिए उपयुक्त है। कृषि कानूनों को लेकर किसानों और सरकार के बीच में तो तकरार देखने को ही मिल रही है, लेकिन अब पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी जुबानी जंग पर उतर आए हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने किसानों के समर्थन में, आपको याद होगा कि उपवास रखा था, जिसके बाद जब उन्होंने उपवास तोड़ा तो उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का कृषि कानून सिर्फ किसानों के ही खिलाफ नहीं बल्कि देश की आम जनता के खिलाफ है और इसमें महंगाई इसकी वजह से बढ़ेगी। वहीं दूसरी ओर पंजाब के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक बार फिर केजरीवाल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जैसे कि हर पंजाबी जानता है, मैं ईडी या अन्य मामलों से डरने वाला नहीं हूं। अरविंद केजरीवाल अगर अपनी आत्मा भी बेच सकते हैं अगर उससे उनका राजनीतिक उद्देश्य पूरे होते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अब पंजाब में भी विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी और जो कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं उनके बीच में जुबानी जंग होना लाजमी है और दोनों ही पार्टियां किसानों के मुद्दे को लेकर अपनी सियासी रोटियां सेकने की कोशिश करती हुई यहां पर नजर आ रही हैं। अब किसान किसके साथ देंगे ये तो देखने वाली बात ही होगी, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो किसान आंदोलन का इंपैक्ट अब जब आगे चुनाव होंगे तो उसमें बड़े स्तर पर देखा जा सकता है। क्या जो विपक्षी पार्टियां हैं वो इस मुद्दे को भुनाने में कामयाब होती हैं, इन सब पर हमारी नजरें लगातार बनी रहेंगी। और पंजाब में तो अगर जब विधानसभा चुनाव होंगे तो उस दौरान जो किसान आंदोलन है उसका बड़ा असर देखने को मिल सकता है। इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।